नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम पूरा इसके जितना भी बॉडीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 6 जो उसके ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। इन सभी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल क्या क्या हैं, ठीक है। सस्टेनेबल गोल्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो एम्बलम होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो इसका फ्लैग जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और इस तरीके का इसके ऊपर जो एम्बलम रहता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। ये इनका हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके अंदर सारे जो फ्लैग्स आप देख पा रहे होंगे सारी कंट्रीज़ के, ठीक है। देन यूएन चार्टर, जो इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट होता है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो भी कंट्रीज आपस में लड़ाई करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं तो उसका ये मीडिएट करने का काम करता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, और उनको लड़ाई से रोकने का काम करता है। देन है फोस्टर फ्रेंडली रिलेशंस एमोंग नेशंस। ये देखता है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज उस टाइम पे क्या है वार के अंडर में थे, तो वो ये मेक श्योर करता है कि कोई भी कंट्री क्या है वार में नहीं जाए, और इक्वलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन पर काम करें, ठीक है। प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये प्रमोट करता है कोई भी कंट्री का जो नागरिक है वो पॉवर्टी में नहीं जाए, रिड्यूस्ड पॉवर्टी, इम्प्रूव हेल्थ, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स फिक्स्ड किए गए थे, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि 2030 तक हम इनको अचीव कर लेंगे। तो यही है इसका यूएन चार्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। देन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ये बॉडी काम करती है, और ये अपहोल्ड करती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। जितने भी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ह्यूमन राइट के कमीशंस हैं, वो सब इसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। देन प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। जितने भी मैन मेड या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसको ये एड प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रमोट इंटरनेशनल लॉ। कोई भी तरीके का कोई भी इशू निकल के आता है तो उसमें ये अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखते हुए कोई भी ट्रीटीज लेके आ सकता है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको चलाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अपना ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये अपना इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। जो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे हम, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं उसको। तो पहले इसका ऑर्गन्स देखते हैं। इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बोलते हैं, जो UNGA के नाम से जानते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं, ठीक है। जितने भी कंट्रीज़ हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं, सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC के नाम से जानते हैं। इसके भी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, और इसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है। देन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक के नाम से जानते हैं। इसके भी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं, और ये फोकस करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये फ़िलहाल काम नहीं कर रही है। तो इसका जो काम था ये था कि कोई भी कंट्री क्या है किसी दूसरी कंट्री के अंडर में अलाई नहीं होनी चाहिए, या फिर अपना इंडिपेंडेंसी के ऊपर ये पूरी तरह से फोकस करता थी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन अभी फ़िलहाल के इनएक्टिव है ये, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं। देन सेक्रेटरीट है, जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो सेक्रेटरीट के नाम से जानती है। इसके भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस इसके अभी हेड करते हैं। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ के नाम से जानते हैं, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो दी हैग नीदरलैंड के अंदर हैं। यानी कि सिर्फ इस बॉडी के हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड में है, बाकी सभी जो बॉडी है इसके जो हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप देख पाओगे कि हेडक्वार्टर इसका इम्पोर्टेंट है, दी हैग नीदरलैंड। UN के जो की इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो इसका इनिशिएटिव है वो है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलना। आपको पता होगा बहुत सारी जो पीस कीपिंग फोर्सेज को ये मेंटेन करते हैं यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम जानते हैं ब्लू हेलमेट्स के नाम से। इनका जो काम है वो जितनी भी कंट्रीज़ है, जितनी भी अफ्रीकन नेशंस हुए, कहीं भी जहाँ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखता है वो यहाँ पे अपना पीस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अंदर सारे के सारे जो नेशंस हैं वो अपनी फोर्सेज को भेजते हैं UN पीस कीपिंग के नाम पे, ठीक है। और इसको ब्लू हेलमेट्स के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन
कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का जो काम करता है, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या काम किया वो देखते हैं। ये अपने कुछ टूल्स को इस्तेमाल करता है, जैसे सैंक्शंस लगा देता है और प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग, कोई भी कंट्री को लड़ाई में आने से पहले से रोकने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, सैंक्शंस वगैरह लगाने का भी काम करता है। लीगल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं इनके कुछ, जैसे कि इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एफर्ट्स का काम करता है। कोई भी कंट्री क्या है, ज़्यादातर ये काम करती है यूनाइटेड नेशंस की कंट्री को आर्म्स के ऊपर ज़्यादा दौड़ में ना भागें, उनको डिसआर्मामेंट करने का काम करता है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े जो वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का जो काम ये करता है, ठीक है। देन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है इसके अंदर ही, और माइन बैन कन्वेंशन है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है। ये बहुत सारे जो कन्वेंशंस लेके चलता है, ये इसके इन्हीं की हेल्प से क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है पीस एस्टेब्लिश करने का काम करता है। देन जीनोसाइड प्रिवेंशन है। 1948 में यूनाइटेड नेशंस बॉट अबाउट द फर्स्ट ट्रीटी टू कॉम्बैट जीनोसाइड, एस्टेब्लिश ट्राइब्यूनल्स टू प्रोसिक्यूट एंड कन्विक्ट वार क्रिमिनल्स। जितने भी वार क्रिमिनल्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए इन्होंने क्या है ट्रिब्यूनल्स खोले हुए हैं जगह जगह पर, वो जीनोसाइड को प्रिवेंट करता है। जितने भी जो वार जीनोसाइड्स हो, वार क्रिमिनल्स हुए, उनको रोकने का ये काम करता है, ठीक है। देन ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स की ऊपर बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़ हैं कुछ जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यूएन चार्टर के अंदर में ही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर के नाम से जानते हैं। इसी की हेल्प से क्या है पूरा का पूरा जो ह्यूमन राइट्स को ऊपर काम करता है, ठीक है। बहुत सारी और भी ट्रीटीज़ हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये सारे के सारे क्या है ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। देन मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, इनके जो नाम है आप याद रख सकते हो कि किसके अंडर में आते हैं, कि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बॉडी किसके अंडर में काम करती है, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में ही काम करती है। दूसरा हो गया कन्वेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ द चाइल्ड हो गया, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सारे के सारे इसी के अंडर में काम होते हैं, ठीक है। देन मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या है ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इनकी ह्यूमन राइट्स की और जो बॉडीज़ हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के सारे जो चीज़ें हैं इन्होंने कन्वेंशंस बना के रखे हैं। देन ह्यूमैनिटेरियन एड एंड इनिशिएटिव्स क्या क्या है, एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, जो भी कोई जैसे कोई भी डिजास्टर या कुछ भी होता है तो उसके लिए क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स हो गया, WFP के नाम से जानते हैं। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या बहुत सारे रेफ्यूजीज होते हैं, उनको ये क्या करती है फूड को डिलीवर करती है, शेल्टर डिलीवर करती है, मेडिकल एड देती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ अफेक्टेड पीपल्स को ये देखती है इस तरीके से। ये बॉडी कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नाम से जानते हैं, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। देन सपोर्ट फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिस तरीके से रेफ्यूजीज होते हैं, ठीक है, किसी कंट्री के बच्चे हो गया अफेक्टेड बच्चे, जैसे कोई किसी कंट्री में वार होता है तो उस टाइम पे जो होमलेस पीपल्स जो हो जाते हैं उनको ये एड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जिसके अंदर इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज हो गया, डिस्प्लेस्ड पर्सन हो गया, चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे UNHCR हो गया, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के लिए हो गया है, और यूनिसेफ हो गया बच्चों के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये बॉडीज़ काम करती है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जो UN चार्टर में प्रॉपर लिखे हुए हैं। 2015 में इसको मेंशन किया था, और इसके अंदर बोला था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स को डिफाइन किया गया है, जो है कि ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, मतलब लोगों को भी देखना है और प्लैनेट को भी देखना है। पूरी तरह से ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स है 17 सस्टेनेबल गोल। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इसको पढ़ के जाना है। SDGs का जो टारगेट रखा गया है वो है 2030 तक अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो गोल्स हैं हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। नो पॉवर्टी होनी चाहिए, जो फर्स्ट सस्टेनेबल गोल, ये डायरेक्टली काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड,
पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देन पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ये सारे के सारे जो गोल्स हैं सस्टेनेबल गोल्स के नाम से जानते हैं, 17 हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखे हुए हैं। तो इनको अचीव करने की बात करता है 2030 तक, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कुछ इंडेक्सेज निकालता है, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये जो इंडेक्स है कौन सी बॉडी निकालती है। तो ये जो इंडेक्स है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस का ये भी, तो UNDP के अंडर में ये इंडेक्सेज निकालती है, ठीक है। कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है। जिसके अंदर ये देखते हैं किसी भी कंट्री की एवरेज हेल्थ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही ये HDI का जो अपना इंडेक्स है वो पब्लिश करते हैं। और ये लेके कौन आती है? UNDP। ये जो बॉडी है ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ही काम करती है, ठीक है। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी सेम है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये कंसीडर करते हैं और मल्टी डायमेंशनल तरीके से इसको हम देखते हैं, हाउस होल्ड की जो लेवल क्या है, ठीक है। तो ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन निकालता है? UNDP के अंडर में ही यूनाइटेड नेशंस निकालता है, ठीक है। देन अदर इंडेक्सेज हैं, ये सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं ये सारे के सारे UNDP ही पब्लिश करती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI के नाम से जानते हैं। देन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, GII एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भाई डायरेक्टली पूछ लेगा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII कौन सी बॉडी पब्लिश करती है? तो UNDP, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड नेशंस के की इंडेक्सेज की ओर। तो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, EGDI के नाम से जानते हैं, ये भी यूनाइटेड नेशंस निकालता है, जिसके अंदर ये देखता है कि कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट्स हैं वो कितना टेक्नोलॉजी की यूज करती हैं, कितना ऑनलाइन जो अपनी जो सर्विसेज है वो डिलीवर करती हैं लोगों को। तो यही चीज़ इसमें ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। दूसरा है ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, EPI के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी क्या है, मेजर करता है गवर्नमेंट की एबिलिटी को कि कितना वो इंगेज है सिटीजन्स को, इन्फॉर्मेशन प्रोविजन, कंसल्टेंस को, मतलब कितना वो सेम ही है। जो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट है, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स मतलब लोग कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में, ठीक है, EPI। नेक्स्ट चलते हैं, अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स है, UV इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये इंडेक्स निकालते हैं कि भाई कौन सी जगह पर कितने टाइम के लिए जो सनरेज का जो UV है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं वो कितनी हार्मफुल है, ठीक है। लोकेशन और टाइम दोनों चीज़ को ही कंसीडर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन और टाइम दोनों चीज़ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक रैंकिंग निकालते हैं, जिसके अंदर क्या है कि हायर UV इंडेक्स जहाँ पे होगा इसका मतलब वहाँ पे क्या है, रिस्क ज़्यादा है UV रेज का, और उनके उस जगह पे क्या है, प्रोटेक्टेड जो सन गेज हैं उनका यूटिलाइज करने की बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस अभी ख़त्म होता है, अभी हम UN की बॉडीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनाइटेड बॉडीज़ निकल के आती है वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA के नाम से जानते हैं। इसका क्या है, यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का आपको प्राइमरी पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स होता क्या है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें हर एक मेंबर क्या है, एक पार्टिसिपेंट्स है, और सारे के सारे जो कंट्रीज़ मिलके कोई भी पॉलिसी के ऊपर कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, यही UNGA ही बनाती है, ठीक है। इसके की रोल्स देख लेते हैं, डिस्कसिंग इंटरनेशनल इश्यूज़, जितने भी कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ निकल के आते हैं ये सब डिस्कस करते हैं सारे कंट्रीज़ बैठ के मिलके, साल में एक बार ये अपनी रखते हैं बैठक। तो अप्रूविंग द यूनाइटेड नेशंस बजट, ये बजट को भी अप्रूव करते हैं कि भाई कितना बजट की रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड नेशंस को फंक्शनल करने के लिए, ठीक है। अपॉइंटिंग दी सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल आपको पता होगा अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट भी यही बॉडी करती है। देन इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अदर UN बॉडीज़, जो अदर UN बॉडीज़ हैं बहुत सारी, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, उनमें इसका मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। रिकमेंडिंग एक्शंस फॉर पीस, पीस के लिए रिकमेंडेशंस देती हैं, बाइंडिंग नहीं है, पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ UNGA वर्क्स, UNGA वर्क्स कैसे करती है। एक स्टेट का एक वोट होता है इसके अंदर, और 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, तो 193 वोट्स हो गया पूरा कंप्लीट। और
एक प्रेसिडेंट एनुअली इलेक्ट करते हैं अपने आप में से, कोई भी एक प्रेसिडेंट होगा, एनुअली इलेक्ट होगा ये। द रेगुलर सेशंस टेक्स प्लेस फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर एंड द यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। इनके हेडक्वार्टर्स मैंने पहले ही बता दिया, न्यूयॉर्क के अंदर हैं सबके, बस खाली आईसीजे को छोड़ के। और इसका जो आपने देख लिया, जो नॉर्मल जो इसके सेशंस होंगे वो सितंबर से दिसंबर के बीच में होंगे हर साल, लेकिन कोई स्पेशल एंड एमरजेंसी सेशंस कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है। मच ऑफ इट्स वर्क इज डन थ्रू 6 मेन कमेटीज़ हैं इसकी। उसके थ्रू में कमेटीज़ कौन सी होती हैं, जो इसकी इसी मेंबर्स में से 193 जो यूनाइटेड मेंबर्स स्टेट्स हैं, इन्हीं में से कुछ कमेटीज़ बनाई जाती हैं, वही पूरा का पूरा काम देखती हैं, ठीक है। देन रेजोल्यूशंस एंड वोटिंग मैकेनिज्म देखते हैं इसके अंदर कैसे काम करती है बॉडी। तो जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियंस ऑन ग्लोबल इश्यूज़। ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर सारे के सारी कंट्रीज़ क्या ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी जो रेजोल्यूशंस जो पास करती है ये बॉडी, ये पूरा का पूरा नॉन बाइंडिंग है। सिर्फ कौन से बजट के से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेके आएगी ये बाइंडिंग है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है कि बजट रिलेटेड जो डिसीजंस आने वाले हैं वो बाइंडिंग रहेंगे। बाकी नॉर्मल जो रेजोल्यूशंस जो पास करेगी ये बॉडी, वो सारे के सारे नॉन बाइंडिंग रहेंगे, ठीक है। देन जो डिसीजंस जो लिए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो उनके ऊपर क्या 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अदरवाइज सिंपल जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके ऊपर क्या सिंपल मेजोरिटी 50% चाहिए, बस उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट बॉडी चलती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनएससी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। देन की फंक्शंस हैं पीस कीपिंग मेंटेन करना। यूएनएससी का जो मेन काम है वो पीस मेंटेन करना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होता है उनको रोकना है, ठीक है। सैंक्शंस इम्पोज करना, अगर कोई कंट्री नहीं मान रही है तो उसके ऊपर क्या सैंक्शंस भी लगा सकती है बॉडी, ठीक है। और मिलिट्री एक्शंस भी ले सकती है, अगर कोई बॉडी बिल्कुल नहीं मान रही है तो उसके ऊपर क्या है मिलिट्री एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। ये यूएनएससी ही का ही काम है, ठीक है। पीस कीपिंग मेंटेन करना, सैंक्शंस लगाना और मिलिट्री एक्शन, ठीक है। रेजोल्यूशंस लेके जो आती हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो यूएनजीए के जो रेजोल्यूशंस थे वो नॉन बाइंडिंग थे, सिर्फ कौन सा छोड़ के, बजट का छोड़ के, ठीक है, वो बाइंडिंग था। लेकिन यूएनएससी के अंदर जो भी कोई रेजोल्यूशंस आएगा वो लीगली बाइंडिंग होगा हर एक कंट्री के ऊपर, ठीक है। देन न्यू मेंबर्स हैं, रिकमेंड करती है कि कोई मेंबर अगर 193 अभी फिलहाल न्यू वो यूएनजी के अंदर हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर और भी कोई जुड़ना चाहे तो उसका ये डिसाइड करती है बॉडी न्यू मेंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है। चार्टर में कोई अमेंडमेंट करना है तब भी यही बॉडी सामने आती है। स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप, परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर P5 के नाम से जानते हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। ये 5 कंट्रीज परमानेंट हैं। इनके अंदर क्या है वीटो पावर है इनकी, अगर पांचों में से एक ने का भी नेगेटिव वोट जाता है तो कोई भी रेजोल्यूशंस पास नहीं होगा, ठीक है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बता दिया वीटो पावर होती है इनकी, अगर एक भी सिंगल वोट नेगेटिव जाता है तो कोई भी रेजोल्यूशंस पास नहीं कर पाएगी ये बॉडी। देन नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो 10 इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जनरल असेंबली से ही चुन के आते हैं वो सारे के सारे, और ये क्या है 2 ईयर टर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है। पर्पज़ क्या है, यूएनएससी प्राइमरी मैंडेट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। बेसिकली ये यूएन चार्टर को ही पूरी तरह से अप्लाई करते हैं और यही यूएनएससी का मेन काम है, पीस कीपिंग करना, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स, रिकमेंड्स पीसफुल सेटलमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्शंस टू रिजोल्व थ्रेट्स टू पीस, ठीक है। तो वही मैंने बता दिया पहले ही। थर्ड जो बॉडी निकल के आती है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो काम है की फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन करती है कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड्स, ठीक है। देन पॉलिसी को रिकमेंडेशंस देती हैं कि भाई किस तरीके से पॉलिसी लेके आया जाए गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस देती है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर ही, ठीक है। देन सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, 17 जो गोल्स हैं उसको भी मेंटेन करने का यही बॉडी काम करती है, ठीक है। देन ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये काम करती है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स के जो इनिशिएटिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भी यही बॉडी सामने आती है। देन इंटीग्रेशन का जो काम करती है, कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करने का, कोई भी
कोई भी जो थ्रेट है या किसी भी तरीके का, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। दैन पार्टनरशिप ECOSOC acts as the gateway for civil society and other stakeholders to participate in UN partnerships and dialogues। कोई भी यूनाइटेड नेशंस का जो डायलॉग निकल के आता है उसमें पार्टनरशिप का ये काम करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप की बात करते हैं तो इसके अंदर 54 मेंबर स्टेट्स होते हैं और 18 इलेक्टेड एनुअली, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। ये जो 54 जो मेंबर स्टेट्स हैं, ये इनमें से क्या है 18 इलेक्टेड एनुअली, यानी कि 18 हर साल निकलते चले जाएंगे, 18 नए मेंबर्स आते चले जाएंगे। इस तरीके से बॉडी काम करती है और ये 3 ईयर्स के लिए रोटेटिंग टर्म में रहता है, ठीक है। सेशंस की बात करते हैं तो 1 सब्सटेंटेटिव सेशन ये होल्ड करती है एनुअली और 1 ऑर्गेनाइजेशनल सेशन पर ईयर ये एनुअली होल्ड करती हैं। जो सब्सटेंटेटिव सेशन है ये क्या है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट सच एज हाई लेवल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इंटीग्रेशन। जो बड़े जो काम होते हैं, जो बाहर के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर के जो काम होते हैं उनको बोलते हैं सब्सटेंटिव सेशंस, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल के जो अंदर के जो काम होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर जो सब्सटेंटेटिव सेशंस हैं उसके अंदर ये हाई लेवल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को फॉर डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इंटीग्रेशन, इनके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपको मैंने अभी बताया ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मेन काम था वो सारे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट करने का काम था, ठीक है। तो ये फ़िलहाल के लिए अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा मोटा सा देख लेते हैं। पर्पज़ एंड फंक्शंस, सप्रेसिव ट्रस्ट टेरिटोरीज, मैंने वही बताया कि द काउंसिल्स प्राइमरी गोल्स वाज टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटोरीज प्लेस्ड अंडर इट्स केयर। सभी कंट्रीज़ को क्या सुपरवाइज करने का जो काम करती है। प्रमोट एडवांसमेंट्स, और दूसरा जो काम है इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट में देखने का काम करती है कि कोई कंट्री पीछे तो नहीं पिछड़ रही है, ठीक है। सपोर्ट सेल्फ गवर्नमेंट, जो कंट्रीज़ क्या है इंडिपेंडेंट नहीं रही थी उनको इंडिपेंडेंसी दिलाने का भी ये काम करती है, ठीक है। हिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो यूएन चार्टर के अंदर ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं मिशंस कंप्लीशन। इसके 11 ओरिजिनल ट्रस्ट टेरिटोरीज, मतलब द काउंसिल सक्सेसफुली हेल्प्ड 11 ओरिजिनल ट्रस्ट टेरिटोरीज लोकेटेड मेनली इन अफ्रीका एंड द पैसिफिक टू गेन इंडिपेंडेंसी और सेल्फ गवर्नेंस। इसका जो मेन रोल था वो यही था, इंडिपेंडेंसी दिलाना सभी कंट्रीज़ को और सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करना, ठीक है। ये जो बॉडी है ये 1994 में आके बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो कंट्री था जो इसका मेन गोल था वो इंडिपेंडेंसी दिलाना था। तो जो पलाव जो कंट्री है इंडिपेंडेंसी इसको मिली थी लास्ट में, तो 1994 में इसको इंडिपेंडेंसी मिल गई थी। इसके बाद से इसका जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो तभी से ये बॉडी क्या है इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो 1994 के बाद है। ऑन पेपर पे अभी भी चल रही है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। फ्यूचर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इस बॉडी को दोबारा से लेके आ सकते हैं क्योंकि ये काम कर सकती है किसमें। प्रोग्राम्स हैव बीन मेड पोटेंशियल न्यू रोल्स फॉर द काउंसिल सच एज एडमिनिस्ट्रिंग द ग्लोबल कॉमन्स और सर्विंग एज ए फोरम फॉर इंडिजीनियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स को ये देखने का काम कर सकती है, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल फ्यूचर पोटेंशियल है। दैन मेंबरशिप की बात करते हैं तो यूएन मेंबर स्टेट जितने भी रहते हैं वो इसके अंदर में थे पहले, और दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्क करती थी। इसका डिटेल एनालिसिस इसमें नहीं है। तो ज़्यादातर जितने यूएन मेंबर्स थे 193 वही सारे के सारे मेंबर स्टेट इसमें काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूएन सेक्रेटरीट की तरफ। तो आपको पता होगा ये एक गवर्निंग बॉडी है, की फंक्शंस है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम करती है, ठीक है। जितना भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम चलता है उसको एडमिनिस्टर करने का काम ये करती है और ऑपरेशनल सपोर्ट देती है। इट कैरीज आउट दी मैंडेट्स गिवन बाय द जनरल असेंबली एंड अदर मैन यूएन बॉडी। जितनी भी यूएन बॉडीज़ हैं वो इसको अपना कार्यवाहक के रूप में देखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव है ये, तो जो भी कोई बॉडी ने कोई रेजोल्यूशन निकाल के लाया तो उसको अप्लाई करने का ये बॉडी काम करती है, ठीक है। सपोर्ट फॉर डेलिबरेटिव बॉडीज़, ये क्या है सभी जितनी भी यूएन की बॉडीज़ हैं उसको सपोर्ट करती है। Secretariats help set the agenda for the United Nations decision making bodies and implements their decisions। implement मतलब एग्जीक्यूशन का काम करती है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है इसके अंदर द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है।
और ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सारी जो मीटिंग्स को प्रिंसिपल ऑर्गन्स के साथ कंडक्ट करने का काम करता है। ठीक है, लीडरशिप एंड स्टाफ की बात करते हैं तो आपको पता है एक सेक्रेटरी जनरल होता है, एक एंटोनियो गुटेरेस है फिलहाल के टाइम पे। इसका कुछ स्टाफ्स होता है जो कि 190 कंट्री से चुन के आते हैं और ये क्या फुल टर्म के लिए रहते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन देखा जाए तो डिपार्टमेंट्स एंड अदर ऑफिसर्स की बात करते हैं। दी सेक्रेटरीट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज, पॉलिटिकल अफेयर्स, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर पूरी तरीके से बॉडी काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल नेचर है इस बॉडी का, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर जो काम कर रहा है वो एक बाइस्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई कंट्री बेस्ड नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया के फेवर में ही हमेशा काम करूँगा। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है तो इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे क्या है, इंटरनेशनल नेचर के होने चाहिए। तो ये देखा जाता है इसके अंदर। एक जो लास्ट जो बॉडी निकल के आती है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के नाम से जानते हैं। इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। ये 1945 में ही यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो मेन रोल है वो है स्टेट्स के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी कंट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, उसके अंदर एडवाइजरी ओपिनियन और लीगल क्वेश्चंस के ऊपर भी ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनके ऊपर। ठीक है, यानी कि कोई भी कंट्री का अंडर में अगर कोई भी इश्यू आते हैं तो डायरेक्टली वो आईसीजे के अंदर जा सकते हैं और जो भी आईसीजे ने अगर आईसीजे के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर इसने ऑर्डर दिया किसी भी कंट्री का, अगर कोई लीगल इश्यू है वो आईसीजे के पास जाते हैं और उन्होंने अगर ऑर्डर दिया किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में या फेवर में तो वो बाइंडिंग होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं। लेकिन होता क्या है, वो यूएनएससी के अंदर जाएंगे। यूएनएससी के अंदर अगर मान के चलो कोई कंट्री उसको मानने से मना करती है तो यूएनएससी के अंदर जाएगी वही, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको पता होगा जो 5P5 जो नेशंस हैं उसके अंदर वीटो पावर है। अगर किसी भी कंट्री ने इसको वीटो कर दिया तो वो अमान्य हो जाएगा, यानी कि आईसीजे के जो ऑर्डर्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपको बता दिया था मैंने, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है पीस पैलेस इन दी हैग, नीदरलैंड्स के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर 15 जजेज होते हैं और हर एक कंट्री से निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री से आ जाएं, 2 या 3, हर एक कंट्री से, मतलब अलग अलग कंट्रीज से आएंगे 15 जजेज। ठीक है, ये जो जजेज होते हैं वो 9 ईयर्स के लिए टर्म के लिए जज अपॉइंट किए जाते हैं यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है जो जजेज आर इलेक्टेड इन स्टैगर टर्म्स एवरी 3 ईयर्स एंड कैन बी री इलेक्टेड। जो जजेज की जो जैसे मान चलो इस जज कम पड़ चुके हैं तो हर एक 3 साल में क्या है, नए जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई 2 कंट्री आपस में किसी का इश्यू चल रहा है और इसके अंदर कोर्ट के अंदर उनका जो मैटर चल रहा है और उस कंट्री का कोई भी जज उस बैठक में नहीं है, आईसीजे के अंदर नहीं है, तो वो अपना एक जज एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जुरिडिक्शन एंड टाइप्स ऑफ केसेस देखते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये 2 तरीके के जो केसेस को देखती है बेस्ड ऑन देयर कंसेंट। अगर कोई भी 2 स्टेट्स मिलकर सामने आते हैं कि भाई हमारा जो इश्यू है इसको रिजोल्व किया जाए, तो उसके केस में क्या करती है ये जो लीगली बाइंडिंग अपना देती है। द कोर्ट हैंडल्स 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, कंटेंटियस केसेज बिटवीन स्टेट्स रिजल्टिंग इन बाइंडिंग रूलिंग्स एंड नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियंस। ठीक है, तो ये क्या करती है ये बॉडी, एक तो कंटेंटियस जो केसेज जो मैंने अभी बताया 2 स्टेट्स के बीच में जो होते हैं, यानी कि कोई भी 2 स्टेट्स अपना कंसेंट दे के अपना इश्यूज को रिजोल्व करा सकता है, लेकिन वो क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो क्या है वो केस यूएनएससी के पास जाएगा। यूएनएससी के अंदर भी बाइंडिंग कराने के लिए क्या P5 बैठे हुए हैं। P5 कंट्रीज में से किसी का भी एक नेगेटिव वोट आ गया तो उसको क्या है, नॉन बाइंडिंग कर सकता है वो। तो इस तरीके से जो आईसीजे के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई इसके ऊपर इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, यूएनएससी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लोग बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो कुछ और भी इश्यूज लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज जो कि नॉन बाइंडिंग हुए, सिर्फ एडवाइजरी इश्यूज रहते हैं जो। तो ये दो तरीके जो केसेज को ये सोल्व करती है ये बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ रूलिंग।
ICJ जजमेंट्स इन कंटेंटियस केसेज आर लीगली बाइंडिंग, जैसा कि मैंने अभी बोला, ठीक है, यही लिखा हुआ है क्लियर कट। और लेकिन इन्फोर्समेंट की जो पावर है वो कोर्ट के पास नहीं है। अगर कोई इशू फंसता है तो UNSC के अंदर वो जाएगा, UNSC के अंदर आपको पता है वीटो पावर होती है, तो ये इशू को रिजोल्व होने से रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ICJ और ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ICC जो होती है वो इंडिविजुअल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको देखती है बस, और ICJ क्या है, स्टेट इश्यूज को देखती है। यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का, इसमें बॉडीज़ में। दोनों इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, दोनों कोर्ट है, लेकिन इनका थोड़ा सा अंतर है, ये सिर्फ स्टेट्स के जो इश्यूज हैं उनको देखती है, और ICC क्या है, जो इंडिविजुअल के जो क्रिमिनल इश्यूज हैं उनको देखती है, ठीक है। ICJ resolves the disputes between countries, while the ICC is a criminal court that persecutes individuals for crimes such as war crimes and genocide, ठीक है, इस तरीके से वर्क करती है। तो ये यूनाइटेड नेशंस का पूरा जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी इश्यू होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।